ये अगला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन जब नीचे एनर्जी को रिलीज़ करके नीचे आएगा तो क्या होगा, फोटॉन मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, लाइट इमिट होगी। तो मान लीजिए यहाँ देखिए दो स्टेट बनाई गई हैं, कोई एक मटेरियल है जिसमें दो स्टेट हैं, ग्राउंड स्टेट है और एक क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, जो परमाणु है वो कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो आपको एक चीज़ और पता जाननी चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में परमाणु जब भी रहेगा तो उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही, ग्राउंड स्टेट में तो वो हमेशा रहेगा जब तक उसकी एनर्जी मेंटेन है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर के ऊपर गया है तो इस स्टेट में, ये जो E2 स्टेट दिख रही है यहाँ पे, ये सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। जैसे ही 10⁻⁻8 सेकेंड खत्म होगा ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये किसी रीज़न, किसी कारणवश 10⁻⁻8 सेकेंड बाद अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। एनर्जी लॉस करेगा तो ये बिफोर एक्साइटेशन, ये आपका ये वाली जो स्टेज है वो लाइट को जब इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे लाइट इमिट होगी फोटॉन के फॉर्म में hν, ठीक है। फोटॉन के फॉर्म में लाइट इमिट हो रही है hν। इस hν का जो मान होगा, hν बराबर ये E2 माइनस E1 के बराबर होगा, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 क्या है, E2 माइनस E1, ये E2 एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी और E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो यहाँ से एक फोटॉन को इमिट करेगा, नीचे आएगा तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ये ऊर्जा फोटॉन के फॉर्म में उत्सर्जित होगी और इसको हम कहते हैं E2 माइनस E1 के बराबर होगा। इस फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ स्पॉन्टेनियस इमिशन में, ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन आपने देखा है, इस स्पॉन्टेनियस इमिशन में 4 बातें होती हैं जो कि आपको समझनी है। पहला ये कि ये किसी एक्सटर्नल हेल्प से नहीं हुआ है, यानी हमने इसको नहीं नीचे लाया है, ये खुद से नीचे आया है, इसीलिए आपने इसे लिखा है स्वतः उत्सर्जन, ठीक है। इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली है, कोई भी इसकी वजह होगी, एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी प्रोसेस हुई होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना पड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक, इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं है, ये खुद से की गई प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है स्वतः उत्सर्जन, ठीक है। तो स्वतः उत्सर्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट में आते समय इसने एक एनर्जी रिलीज़ की, एनर्जी hν के फॉर्म में रिलीज़ की, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में हो और 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। वो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फिर नया फोटोन रिलीज़ करेंगे, ऐसे कई फोटोन रिलीज़ होंगे, लेकिन वो सारे फोटोन अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। वो सारे के सारे फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, ना कि सेम डायरेक्शन में। वो सारे फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। लेकिन लेज़र लाइट हमें कब मिलती, जब सारे फोटोन यूनी डायरेक्शन में होते, एक ही दिशा में होते, तो हमें लेज़र लाइट मिलती। अभी तो सारे फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें लेज़र लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि ये कोहेरेंट नहीं होते, ये इनकोहेरेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, इसलिए ये इनकोहेरेंट होते हैं। तो जब स्वतः उत्सर्जन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो फोटोन रिलीज़ होता है वो फोटोन ना तो कोहेरेंट होता है और ना ही एक डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शन होता है। यानी ये ऑर्डिनरी लाइट है। ये कैसी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। जैसे एक बल्ब जलाइए तो बल्ब जलाएंगे तो प्रकाश चारों तरफ जाएगा, ना कि एक ही दिशा में। तो प्रकाश चारों तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक तो है नहीं, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है। इसी को आपने कहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट में हमेशा स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। लेज़र लाइट के लिए हमें उसकी एक डायरेक्शन चाहिए और कोहेरेंट चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन से आप लेज़र लाइट कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस इमिशन सिर्फ और सिर्फ
ऑर्डिनरी लाइट में पाया जाता है। तो लेज़र लाइट के लिए कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लेज़र लाइट के लिए हमें चाहिए स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन की सहायता से हम लेज़र लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं। और ये अब आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है स्टिमुलेटेड इमिशन से। तो देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने देखा कि जब आप स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया था, वो खुद से हुआ प्रोसीजर था। लेकिन यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्राउंड स्टेट दिख रही है और एक एक्साइटेड स्टेट दिख रही है। तो ग्राउंड स्टेट की अपनी एनर्जी होगी E1, एक्साइटेड स्टेट की अपनी एनर्जी होगी E2। एक्साइटेड स्टेट में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर आप एक hν एनर्जी का फोटोन डालेंगे। ध्यान रहे इस hν का जो मान होगा वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, E2 माइनस E1। यानी स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है? उद्दीपित उत्सर्जन। एक्साइटेड स्टेट में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन पर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच के ऊर्जा के अंतर वाला फोटोन डालने पर, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच की ऊर्जा के अंतर वाला फोटोन डालने पर क्या होगा? ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। इसकी एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? समय से पहले ही नीचे आ जाएगा। पहले तो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद आता ही, लेकिन अभी जब ये फोटोन इससे टकराएगा तो ये समय से पहले ही ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आकर के अपनी पोजीशन लेगा, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचा। जो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था वो अभी कहाँ पहुंच गया? ग्राउंड स्टेट में। ये फोटोन जो इससे टकराया है, ये फोटोन तो बाहर आएगा ही, लेकिन साथ में ये फोटोन बाहर आया, लेकिन साथ में चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया है तो ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो भी E2 माइनस E1 के बराबर होगी। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था, जब ये नीचे आएगा तो E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी रिलीज़ करेगा। यानी यहाँ पे आपको एक और फोटोन मिलेगा। एक वो फोटोन जो आपने डाला था, एक और फोटोन जो कि इसकी वजह से इमिट हो रहा है। तो आपको यहाँ 2 फोटोन मिल गए, ठीक है। एक इसकी भी एनर्जी hν, इसकी भी एनर्जी hν, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 फोटोन मिले स्पॉन्टेनियस इमिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? ये जो दोनों फोटोन है, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है, E2 माइनस E1, ठीक है। दोनों की फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी और दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी, ठीक है। ये जो 2 फोटोन मिल रहे हैं, इनकी जो सेम फ्रिक्वेंसी के होंगे, ये आवृत्ति सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है, सेम वेवलेंथ। इसके बाद वेवलेंथ के बाद इनका जो एनर्जी है E2 माइनस E1 के बराबर है, एनर्जी भी सेम होगी। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 2 फोटोन मिल रहे हैं वो क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे, ठीक है, आपस में कला संबद्ध होंगे, आपस में कला संबंध होंगे। और एक और बात देखने को मिल रही है, हमने एक फोटोन डाला था, हमें फोटोन कितने मिल रहे हैं? 2 फोटोन मिल रहे हैं। यानी मिलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपके लेज़र की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेज़र की कंडीशन क्या थी? मोनोक्रोमेटिक, एक कलर होना चाहिए। चूँकि दोनों की एनर्जी सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों मोनोक्रोमेटिक होंगे, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? एक है, ये एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं। कोहेरेंट होना चाहिए, तो आपने देखा कोहेरेंट भी हैं और हाईली इंटेंस होना चाहिए, इनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में एक परमाणु था, परमाणु एक्साइटेड स्टेट में जो परमाणु है उस पर किसी निश्चित तीव्रता का फोटोन, ठीक है, याद रखिएगा तीव्रता या आवृत्ति फिक्स होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए? E2 माइनस E1। किसी निश्चित आवृत्ति का फोटोन डालने पर परमाणु अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था में 2 फोटोन का उत्सर्जन होता है और 2 फोटोन उत्सर्जन होने के कारण परमाणु प्रकाश को क्या कर रहा है? उद्दीपित कर दे रहा है, स्टिमुलेट कर दे रहा है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। और इसी प्रोसेस से आप लेज़र बीम को प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया को उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका उद्दीपित उत्सर्जन। अब यहाँ देखिए, आपने एक फोटोन डाला था, आपने जो फोटोन गिराया था इस पर वो सिंगल था। एक फोटोन डालने पर यहाँ पे कितने फोटोन आपको मिल गए? 2।
यहाँ पे 2 फोटोन मिले। अब ये 2 फोटोन आगे बढ़ेंगे और आगे अगर एक्साइटेड स्टेट में और भी एटम्स हैं उनसे भी टकराएंगे, तो 2 से एक फोटोन 2 को जनरेट कर रहा है तो 2 कितने को जनरेट कर देंगे, 4 को। तो आपको यहाँ पे 4 फोटोन मिलेंगे, 1 2 3 4। ये 4 फोटोन आगे बढ़ेंगे तो और भी फोटोनों से और भी मॉलिक्यूल से टकराएंगे, उनको ग्राउंड स्टेट में लाएंगे तो आपको 4 से 8 फोटोन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो मिलने वाले फोटोनों की संख्या है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ने के कारण हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो स्टिमुलेटेड इमिशन की सहायता से हम लेज़र बीम को प्राप्त करते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन में एक फोटोन से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे ही मिलने वाले फोटोनों की संख्या दोगुनी होती जाती है। ये सारे फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ये सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, इसलिए कोहेरेंट होते हैं, इनकी डायरेक्शन भी एक ही होती है और इन मिलने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है। यही स्टिमुलेटेड इमिशन की इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके बाद अगला टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में आप बात करें पॉपुलेशन इन्वर्जन की, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन हिंदी में कहते हैं संख्या उत्क्रमण। ठीक है, तो संख्या उत्क्रमण का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर आप नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली बेसिकली जनरल कंडीशन पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और एक्साइटेड स्टेट में कम। लेकिन हमें स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या चाहिए, हमें स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। जब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आप उनको नीचे ले आएंगे और नीचे आते समय वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे और एनर्जी लूज़ करने के बाद आपको लेज़र बीम मिलेगी। ठीक है, तो हमें चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसकी सहायता से हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा सकें उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो आप इसे लिख सकते हैं, द कंडीशन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज़ नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। वह अवस्था जिसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाए उसी को आप क्या कहते हैं, संख्या उत्क्रमण कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन के कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके आपके बुक में दिए होंगे, जिसमें से एक तरीका है पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, तो ऑप्टिकल पंपिंग आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का एक तरीका होता है ऑप्टिकल पंपिंग, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रख सकें, यानी ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हमने एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में बढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट में कम इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी प्रोसेस से आप ऐसा करते हैं उसको हम कहेंगे पंपिंग। ठीक है, अगर ऐसा प्रकाश की सहायता से किया जा रहा है, किसी लाइट की सहायता से किया जा रहा है, तो जहाँ पे लाइट वर्ड आता है वहाँ वर्ड होता है ऑप्टिकल यूज़ हो जाता है, तो इसको आप कह देंगे ऑप्टिकल पंपिंग। अगर प्रकाश का मतलब क्या हुआ, फोटोन। अगर फोटोनों की सहायता से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में बढ़ा पा रहे हैं तो आप उसे कहेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग की परिभाषा क्या हुई, पंपिंग की परिभाषा हुई कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया को मेंटेन रखने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाई जाती है उस प्रोसेस को हम पंपिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पंपिंग। इसके बाद आपको एक और टर्म पता होना चाहिए, वो है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो मेटा स्टेबल स्टेट में क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट जैसे अभी आपने देखा था कि जब एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम था वो कितना था, 10⁻⁻8 सेकेंड। ये लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का। तो परमाणुओं में ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। इन दोनों के बीच में एक और स्टेट होती है, इसको कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, मित अस्थाई अवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो लाइफ टाइम है वो एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से ज़्यादा होता है।
अधिक होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम क्या था, 10⁻⁸ सेकेंड, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइटेड स्टेट में भेजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रह सकता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम बढ़ जाता है। यहाँ का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है, ठीक है। एक्चुअली 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड होता है। अब सोचिए कितना अधिक है। अभी था 10⁻⁸ सेकेंड, तो आप जानते हैं कि 10⁻⁸ में अगर हम 10⁻⁸ में ओके हाँ 10⁻⁵ चाहिए ना, तो 10⁻⁸ में अगर हम 10⁻³ या 10⁵ से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 10⁻⁵ सेकेंड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो टाइम है वो कितना बढ़ रहा है, 10⁻³ टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। यानी 1000 गुना बढ़ रहा है। मेटास्टेबल स्टेट में जो प्रकाश है, मेटास्टेबल स्टेट में प्रकाश के लिए जो लाइफ टाइम हो रहा है वो 10⁻³ सेकेंड तक बढ़ जा रहा है, जो 10⁻⁸ सेकेंड का 1,00,000वां भाग है, ठीक है, 1,00,000वां गुना है, ठीक है। तो 1,00,000 टाइम्स ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड, यानी जो इलेक्ट्रॉन अभी 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह पा रहा था वो उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा समय तक मेटास्टेबल स्टेट में रह सकता है, ठीक है। 1,00,000 गुना ज़्यादा समय तक मेटास्टेबल स्टेट में रह सकता है। तो इसकी सहायता से, मेटास्टेबल स्टेट की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रोक सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यानी 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड तक एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन को पाया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है मेटास्टेबल स्टेट, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, एक्साइटेशन की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए लाइफ टाइम 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड तक होता है, उसे हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ये हर प्रकार के मेटल में पाई जाती है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके मेटास्टेबल स्टेट में भेजना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेटास्टेबल में हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही जल्दी मिल जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को पाने में मेटास्टेबल स्टेट बहुत ही सहायक होती है। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र के बारे में पढ़ना है, 3 स्टेट लेज़र और 4 स्टेट लेज़र के बारे में। थैंक यू वेरी मच।